हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द नुवर निखिल चैनल और मैं हूं पूजा मिश्रा। आज की जो हमारी ये क्लास है ये है लेक्चर नंबर 7। किसकी? तो अकाउंटेंसी की। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग आगे। लेक्चर नंबर 7 बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पार्ट 2 कह सकते हो आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करने को रह गए थे उस क्लास में, और क्लासेस ऑलरेडी जो है पुरानी पहली वाली वो लंबी हो चुकी थी। तो हम लोग जो है इस पार्ट में देखने वाले हैं बाकी चीज़ें। ये सब मेंबर्स ने जो है हमें रिसेंटली अभी ज्वाइन किया है, तो थैंक यू इन सबको हमें सपोर्ट करने के लिए। देखो, सबसे पहले जो हमारी आज की जो क्लास है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं कमेंट बॉक्स के डाउट से। तो बहुत इंटरेस्टिंग डाउट्स जो है, बहुत ही मज़ेदार सारे जो है वो पूछते हैं बच्चे लोग, और ये सबके लिए रेलिवेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आज का डाउट हम लोग ले रहे हैं वो है शुभम का। शुभम ने क्या बोला है कि मैम सेल्स रिटर्न अकाउंट जो है वो कम्स डेबिट साइड, और जो परचेज रिटर्न है वो शुड कम क्रेडिट साइड। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि मे बी उस स्लाइड में कुछ एरर हुई होगी जिनका ये कह रहे हैं कि प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं बता देती हूँ। मे बी उस स्लाइड में कुछ एरर हुई होगी शुभम। ठीक है, तो मैंने इनको देखो कमेंट में रिप्लाई भी किया है कि विल डिस्कस इन नेक्स्ट अकाउंट्स लेक्चर। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि क्लास से रिलेटेड आप कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो हमारे साथ। तो आप कुछ भी क्लास से रिलेटेड जो है वो डाउट हो रही है आपको कुछ भी, तो या तो आप मेल करो या नहीं तो आप जो है कमेंट करो। तो मैं आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट, मैं ज़रूर उसको देखती हूँ और मैं अगले क्लास में जो है वो उसको डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूँगी। ठीक है, उसको डिस्कस करूँगी। तो चलो ठीक है, इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम आज। सेल्स रिटर्न अकाउंट जो है वो डेबिट साइड। सबसे पहले देखो सेल्स का क्या बैलेंस होता है। देखो, ये सब मैं ऑलरेडी बेसिक पढ़ा चुकी हूँ। जिन्होंने भी अब तक जो है वो क्लासेस नहीं देखी है सारी, प्लीज़ जाओ और मेरे सारे अकाउंट्स को लेक्चर को ऑलरेडी जो है वो 6 लेक्चर जो है वो अपलोड हो चुके हैं। सारे लेक्चर को सुनो। लेक्चर जो है वो ज़्यादा लंबा मैंने इसलिए भी नहीं रखा है कि भाई अगर 1.5-2 घंटे की क्लासेस डाल दो तो कोई नहीं सुनता, किसी के पास टाइम नहीं है ना पेशेंस है। पेशेंस मेन है, पेशेंस किसी के पास है ही नहीं। ठीक है, तो बहुत कम देर की क्लास में मैं सब कुछ जो है उसमें फिट करने की कोशिश करती हूँ। तो क्लासेस को जो है या तो बेटर एक टाइम चुन लो, या तो नाश्ते के वक्त या तो लंच करते वक्त, खाना खाते वक्त चला दो क्लास को। लंच भी हो जाएगा, टाइम भी यूटिलाइजेशन हो जाएगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मुझे अगर एडिटोरियल देखना होता है तो मैं क्या करती हूँ कि लंच के टाइम पर चला देती हूँ, क्योंकि वो टाइम ऐसे भी आपका वेस्ट होगा। तो आप उसको जो लाइट वेट टॉपिक होता है उसको आप उसके साथ चला लिया करो। ठीक है, तो सारी क्लासेस को देखो। अगर समझ में नहीं आता है कि सेल्स का जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है क्यों होता है, तो पहले जाके बेसिक क्लासेस मेरी देख करके आओ सारे। ठीक है, और दूसरे बहुत सारे बच्चे ये डाउट पूछ रहे थे कि क्लासेस कितनी लेकर के आओगे अकाउंट्स को लेकर के। तो देखो, अभी कम से कम 10 से 12 तो ईजिली मुझे दिख रहे हैं कि वो आएंगे ही। ठीक है, अकाउंट्स यार बहुत मेजर एक भारी सब्जेक्ट है यार, तो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा कि भाई 5-6 क्लास में खत्म हो गए। सब कुछ पढ़ा रही हूँ, पूरे डिटेल से पढ़ा रही हूँ, MCQ करा रही हूँ, PYQ करा रही हूँ, कॉमेंट बॉक्स के डाउट ले रही हूँ। तो एक साथ एक होलसम तरीके से कवर हो रही है चीज़ें। तो 10 से 12 क्लासेस जो है वो लगेगी। डोंट वरी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली एक क्लास लेकर के आऊँ। ठीक है, और टाइम से ही सब चीज़ें खत्म हो जाएगी, आप इसके बारे में टेंशन मत लो। और जो है वो 100 MCQ जो मैंने बोला था बुकलेट वो भी आएंगे। और मैं सोच रही हूँ हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि मॉक भी लेकर के आएँ। तो देखते हैं सब चीज़ें। ठीक है, एग्जाम की तरह क्वेश्चन रहेंगे बिल्कुल मॉक में, तो EPFO के लिए। तो फिर देखते हैं कैसे कैसे चीज़ें जो है बढ़ती जाती है, मैं कम्युनिकेट करती जाऊंगी। तो फिर ठीक है, देखो यहाँ पे आज क्या है कि सेल्स अकाउंट जो है उसका नॉर्मली क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है सेल्स अकाउंट का। ठीक है, नॉर्मली जो है वो क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। एंड परचेज का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो इसको उल्टा कर दो, जब सेल का रिटर्न आएगा तो क्या हो जाएगा, वो डेबिट साइड में दिखेगा। ठीक है, और जो परचेज का अगर रिटर्न आएगा तो वो क्रेडिट साइड में दिखेगा, उल्टा दिखेगा। तो कस्टमर जब गुड्स को जो है लौटाता है तो सेल जो है वो घट जाता है। तो सेल का क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है तो घटने पे क्या हो गया, वो डेबिट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखो, मैं सब कुछ ट्राई करती हूँ कि कुछ भी अगर चीज़ बता रही हूँ तो उसको विथ एग्जाम्पल मैं जरूर सोचती हूँ कि इसको दिखाऊं। एग्जाम्पल क्या है कि गुड्स मान लो कि राम को बेचा गया 5,000 रुपये का। ठीक है, बाद में उसने जो गुड्स को लौटा दिए 1,000 रुपये के, 4,000 रुपये का रख लिया, 1,000 रुपये का लौटा दिया। तो अब क्या होगा इसका क्या होगा कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। क्यों सेल डेबिट हुआ, सेल तो हमेशा क्रेडिट में जाता है, लेकिन क्योंकि रिटर्न हो रहा है तो उल्टा कर दो इफेक्ट। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, यानी कि सेल जो है रिटर्न ये बैलेंस को घटा देता है सेल के। ठीक है, इसलिए डेबिट साइड में आया। समझ में आ गया। अब देखो, परचेज रिटर्न वाले में क्या होता है, परचेज का नॉर्मली जो है वो डेबिट बैलेंस होता है, तो इसलिए परचेज रिटर्न जब होगा तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। तो जब बायर जो है, मान लो कि अगर गुड्स जो है वो लौटाता है, मान लो कि आपने कुछ 5,000 रुपये के सामान खरीदा और कंपनी को आप वापस कर रहे हो कि मुझे अब नहीं चाहिए, वापस कर रहे हो। ठीक है, तो हमारा जो है वो खरीदारी तो कम दिखेगा, परचेज जो है वो बैलेंस कम दिखेगा, परचेज घट गया। ठीक है, तो इन अकाउंटिंग में परचेज अकाउंट को नॉर्मली जो है डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन क्योंकि हमने परचेज को रिटर्न किया तो हमारा वो क्रेडिट में दिखेगा।
ठीक है। तो यानी कि देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आएगा। फिर ये मान लो कि गुड्स आपने खरीदा था श्याम से 6,000 रुपये का, एंड बाद में जो है उसने बाद में वी रिटर्न गुड्स, हमने सामान जो है 2,000 रुपये के वापस कर दिए। तो क्योंकि परचेज का नॉर्मली डेबिट बैलेंस दिखता है, लेकिन रिटर्न कर रहे हैं तो उल्टा दिखेगा, क्रेडिट दिखेगा। तो यहाँ पे क्रेडिटेड में आएगा ये, ठीक है। तो श्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कैसे डेबिट और क्रेडिट होता है इस पर हम लोग ऑलरेडी मेरी जो शुरुआत की 2-3 लेक्चर है वो इसी पे ही है। तो अगर नहीं समझ में आ रही है तो जा करके एक बार वापस से देखो। देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट में बताओ कि देखने के बाद ही समझ नहीं आ रही है, तो और पर्टिकुलर की क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, फिर मैं उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो परचेज रिटर्न जो है वो रिड्यूस कर देता है एक्सपेंसेस, इसलिए क्रेडिट साइड में है, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग आगे। तो समरी यही निकल करके आया कि इन जर्नल और लेजर जब हम लोग बनाते हैं तो परचेज रिटर्न जो है नॉर्मली उसका क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा और परचेज का डेबिट बैलेंस होगा। लेकिन जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं, जिसको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अभी टेंशन मत लो, अभी हम लोग स्टार्ट से जा रहे हैं, बिल्कुल ग्रेजुअली चल रहे हैं। जब ये चैप्टर्स आएंगे तो मैं अच्छे से बताऊंगी ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, उसमें कैसे कैसे चीज़ें होती है, डोंट वरी। तो जब फाइनल, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब नॉमिनल अकाउंट्स जो होते हैं ये सारे जो है क्लोज हो जाते हैं ईयर एंड में, सबके बैलेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बस इतना जान लो। नॉमिनल अकाउंट जो है रियल अकाउंट जो होते हैं, रियल अकाउंट में क्या आते हैं, असेट्स और लाइबिलिटी आते हैं। तो ये कैरी फॉरवर्ड होते जाते हैं, ये क्लोज नहीं होते ईयर एंड में, ये चलते जाते हैं। लेकिन जो नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, तो एक्सपेंसेस और इनकम, तो ये जो है ईयर एंड पे क्लोज हो जाता है, ठीक है। ईयर एंड पे जो है वो क्लोज हो जाता है और ये सारे बैलेंस जो है कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट जो फाइनल बनता है तो ये जो परचेज वाला है इट अपीयर्स ऑन डेबिट साइड, क्योंकि वो परचेज से घट के दिखता है परचेज रिटर्न, ठीक है। तो डेबिट साइड में आएगा। अब इसका टेंशन मत लो, जब आएगा तो मैं बताऊंगी, ठीक है। तो सिंस परचेज रिटर्न अकाउंट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस, तो इट इज ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट में ये ट्रांसफर हो जाता है। तो ये ऐसे दिख रहा होता है, परचेजेज जितना और उसमें से माइनस होकर के 5,000 ऐसे दिखेगा। देखो मैंने एक सैम्पल भी लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कि किस तरीके से जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में चीज़ें दिखती है। तो ये हो गया इधर वाले डेबिट साइड, ठीक है, लेफ्ट वाला, और राइट वाला क्या है हमारा, क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पे जो वहाँ से जो क्लोज करते हैं तो एक बैलेंस हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो यहाँ ओपनिंग बन जाता है। परचेज यहाँ पे आ गया डेबिट साइड में, और परचेज रिटर्न का क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है तो ये यहाँ से घट के दिख रहा है, क्योंकि डेबिट साइड में ही दिख रहा है और क्रेडिट बैलेंस है तो परचेज से लेस होके ही ये दिखता है, ठीक है। तो ऐसा दिखेगा, 50,000 में 5,000 रुपये रिटर्न होकर 45,000 यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। सेल्स जो है उसको क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में दिख रहा है। तो ये एक ट्रेडिंग अकाउंट का मैंने आपको एक सैम्पल दिखाया कि कैसा दिखता है, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग आगे। देखो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट दूसरे डाउट पे। देखो इसमें क्या है कि अनु शर्मा ने जो है उसने कमेंट किया है कि यू मेंशन दैट कि रेवेन्यू फ्रॉम गोल्ड इज़ रिकॉर्डेड। देखो ये बहुत सारे बच्चे ने ये कमेंट किया हुआ है, ठीक है। जो मैंने PYQ जब मैंने डिस्कस किया था कि रेवेन्यू फ्रॉम गोल्ड जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है जब वो बिकता है या फिर जब माइंड होता है। तो EPFO का जो आंसर किया है उसमें माइंड लिखा हुआ है और मैंने आपको सोल्ड बताया था, करेक्ट। तो इसको लेकर के सब पूछ रहे हैं कि भाई क्या क्यों ये कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट क्यों है, इसको लेकर के, ठीक है। चलो हम लोग आज की क्लास में देखते हैं डिटेल से कि भाई क्या है, मैं क्यों बोल रही थी और क्या आंसर की क्यों है, ठीक है। और दूसरा डाउट एक और देख लेते हैं, और क्या है, तनिष्क यादव का जो है ये डाउट है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट अपार्ट फ्रॉम परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। तो चलो चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं। पहले अनु शर्मा का ये डाउट था। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है कि रेवेन्यू गोल्ड जो है, सबसे पहले रुको एक बार देख लेते हैं। ये था हाँ कि गोल्ड जो है, रेवेन्यू फ्रॉम गोल्ड जो है वो कब हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, जब ये बिकता है या फिर जब ये माइंड होता है। तो देखो सबसे पहले रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उसमें क्या होता है कि रेवेन्यू हम लोग तभी, ये हम लोग ऑलरेडी जो है अपने सारे जो कन्वेंशंस और कॉन्सेप्ट्स जब हम लोग अकाउंट्स के जब हम लोग पढ़ रहे थे तभी मैंने ये डिस्कस किया था कि रेवेन्यू को हम लोग तभी रिकॉर्ड करते हैं जब ये रियलाइज़ होता है या फिर राइट टू रिसीव द कैश इज जब हो जाता है हमारा इवेंट। तो जब रेवेन्यू एक्चुअल में रियलाइज़ होता है तभी हम लोग रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं, न कि तब जब प्रोड्यूस करो और माइन करो तब रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। हमारा ट्रेडिशनल प्रिंसिपल ये कहता है, ट्रेडिशनली यही फॉलो होते आ रहा है। इन केस ऑफ गोल्ड
या फिर कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि तुम्हारा कोल हो गया, ऑयल हो गया, कुछ भी, तो जब गोल्ड जो है वो जब माइन किया जाता है, व्हेन गोल्ड इज़ माइंड, तो ये एक स्टॉक की तरह होता है, एक इन्वेंट्री है कि हाँ ठीक है माइंड हो गया, निकल गया इससे खान से, तो वो हमारा जो है वो स्टॉक बन गया। ठीक है, तो रिकॉर्डेड एज एन एसेट की तरह बैलेंस शीट में हमारा दिख रहा होता है। ठीक है, इन्वेंट्री बन के, ना कि रेवेन्यू बन के। लेकिन जब गोल्ड जब जो है बिकता है, जब सोल्ड, तब ही उसको जो है रिकग्नाइज किया जाता है, जब वो हमारा इनकम बन जाता है, जब वो बिक जाता है तभी उसको हम रिकग्नाइज करते हैं। तो ये कौन कहता है? एज पर ट्रेडिशनल मेथड यही फॉलो होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्यों डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं। देखो, एक होता है हमारा कि नॉर्मल जो हमारा क्या रूल कहता है, और ये एक्सेप्शन है। नॉर्मल रूल जो है वो क्या कहता है, रेवेन्यू को कब हम लोग रिकग्नाइज करेंगे? रेवेन्यू को तब रिकग्नाइज करेंगे एट द टाइम ऑफ सेल, यानी कि ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विस। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विस। ठीक है, जब यानी कि जब राइट टू रिसीव कैश, या फिर जब बिक गया सामान जो है, जब माल जो है हमारा सोल्ड हो चुका, या फिर राइट टू रिसीव कैश हमारा ये इवेंट हो गया। और जो एक्सेप्शन बेसिस है उसमें क्या लिखा है कि एक्सेप्शन बेस में हम लोग जो है एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, हार्वेस्ट, कटाई जब होती है, जब प्रोडक्शन होता है, और जब माइनिंग होती है, तब भी हम लोग एक्सेप्शन में रिकॉर्ड करते हैं। स्टैंडर्ड प्रेफरेंस क्या है? मतलब स्टैंडर्ड का अगर हम मान लो रेफरेंस अगर लेते हैं, डोंट वरी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल इस पे आते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 और IFRS, ठीक है, ये क्या होता है ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी टेंशन मत लो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रेफरेंस लेके कि एक प्रिंसिपल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, उस प्रिंसिपल के तहत रेवेन्यू को जो है वो रिकग्नाइज हम लोग करते हैं। नॉर्मल यही कि सेल बेसिस पे हम लोग रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन एक्सेप्शन की बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 स्पेशल केसेस में, ठीक है, या फिर इंड AS 41 के अकॉर्डिंग जो है हम लोग इस पे भी ये कर लेते हैं, रिकग्नाइज कर लेते हैं रेवेन्यू। कब? तो प्रोडक्शन हो, हार्वेस्ट हो, या फिर माइनिंग हो। एग्जाम्पल क्या है जब नॉर्मल वाले का? एग्जाम्पल ये है कि सेल ऑफ गोल्ड, ठीक है, गोल्ड ज्वेलरी बाय अ ट्रेडर मान लो जब गोल्ड को जो है वो सेल करता है तब रिकग्नाइज करते हैं नॉर्मल रूल में। लेकिन एक्सेप्शन पे गोल्ड को जब माइन होता है, या फिर कोयला जब माइन होता है तब भी जो है, या फिर जब मान लो गेहूं जो है, गेहूं का फसल जब हार्वेस्ट होता है तब उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लिया जाता है एक्सेप्शन बेसिस पे। क्यों रिकग्नाइज करते हैं ऐसा? क्यों एक्सेप्शन बेसिस पे रिकग्नाइज होता है? तो देखो, इसमें तो नॉर्मल रूल में तो यही है कि रेवेन्यू को जो है वो तब रियलाइज करते हैं ओनली व्हेन जब गुड्स आर सोल्ड, और जब जो पैसे हैं वो मिलने वाले होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन बेसिस पे हम तब रियलाइज़ करते हैं जब मुझे लगता है कि प्राइसेस जो है वो आराम से मिल जाएंगे। उसके लिए जो मार्केट है वो हमारा रेडी है, रेडीली अवेलेबल मार्केट है, प्राइसेस आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जा करके उसको हम लोग जो है वो वैल्यू उसको हम लोग मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, रिकग्नाइज कर लेते हैं उसका रेवेन्यू। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है बिफोर सेल क्या होता है दोनों में? तो यहाँ पे जो अनसोल्ड गुड्स है, यानी कि गुड्स अभी तक बिका नहीं है माल, उसको इन्वेंट्री माना जाता है, उसको स्टॉक माना जाता है। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड में, नॉर्मल रूल में। लेकिन एक्सेप्शन पे जो हमारा जो आउटपुट है, जो मान लो जैसे कि गोल्ड जो है वो माइन होकर के निकला, कोयला जो है माइन होकर के निकला, उसको जो है फेयर वैल्यू पे जो है वो डायरेक्टली रेवेन्यू हम लोग रिकग्नाइज कर लेते हैं एक्सेप्शन पे, फेयर वैल्यू मान करके कि जो फेयर में क्या वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, जो उसका मार्केट वैल्यू है। एंड इंडस्ट्री अप्लाई, यानी कि ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल और सर्विसेज पे तो नॉर्मल लोग मतलब नॉर्मल जो कंपनियां हैं वो नॉर्मल रूल फॉलो करती है। कौन कौन सी कंपनी? जो ट्रेड करती है, जो मैन्युफैक्चर करती है, रिटेल करती है, रिटेल वाली बिजनेस होती है, या फिर सर्विसेज वाली होती है। लेकिन एक्सेप्शन वाले पे कौन रिकॉर्ड करती है? कैसी कंपनी रिकॉर्ड करती है? तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कंपनी है, माइनिंग से रिलेटेड, ऑयल एंड गैस, ये सब जो इंडस्ट्री वाले होते हैं, ये सब जो है वो प्रोडक्शन, हार्वेस्ट और माइनिंग जब होता है तब भी जो है वो सेल को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। देखो, इस डाउट को अच्छा किया कि ये डाउट को जो है वो हाईलाइट किया। इस डाउट के कारण आपको इतना बड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया यार कि एक नॉर्मल प्रिंसिपल भी फॉलो होता है और एक एक्सेप्शन बेसिस पे भी चीज़ें फॉलो होती है। तो कितनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी समझ में आई। ठीक है, तो यही है। सो गोल्ड माइनिंग केस में ट्रेडिशनल अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू जो है वो तब रिकग्नाइज करते हैं जब ये सोल्ड होता है। लेकिन एक्सेप्शन बेसिस पे, ठीक है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 और IFRS वगैरह के अकॉर्डिंग रेवेन्यू जो है वो तब भी रिकग्नाइज जो है वो किया जा सकता है जब गोल्ड इज माइंड एट फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जा सकता है, क्योंकि गोल्ड का एक अश्योर्ड मार्केट है। गोल्ड का जो ऐसा नहीं कि मार्केट जो है वो एक बोलते हैं ना, इसका मार्केट रेडीली अवेलेबल मार्केट है, तो इसको ये लोग फेयर वैल्यू पे रिकग्नाइज कर लेते हैं। ठीक है,
देखो अब जो हमारा दूसरा जो तीसरा डाउट था एक, ठीक है, तीसरा डाउट जो था वो था यही कि डिफरेंस क्या है डेबिट नोट के बीच में और क्रेडिट नोट के बीच में। तो देखो डेबिट नोट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि अ नोट सेंट बाय द बायर। डेबिट नोट कौन भेजता है, तो हमेशा याद रखना कि डेबिट नोट जो है वो बायर भेजता है, जो खरीदारी करता है, जो खरीदता है सामान वो भेजता है। किसको, तो जिससे वो खरीदता है सेलर को भेजता है, ठीक है, जब वो गुड्स को लौटाता है या फिर चार्ज लेस इन इनवाइस, ठीक है, जब उस गुड्स को जो है वो नॉर्मली याद रखो जब वो गुड्स को लौटाता है तब वो डेबिट नोट इशू करता है। कौन, तो जो खरीदारी करता है किसको करता है, तो वो सेलर को इशू करता है। क्रेडिट नोट क्या होता है कि क्रेडिट नोट हमेशा जो है वो जो बिक्री करता है, जो सेलर होता है वो इशू करता है किसको, तो बायर को, ये एक्नॉलेज करते हुए कि डेबिट नोट उसे मिल गया है, ठीक है, और उसको नोट करते हुए वो क्रेडिट नोट उसको इशू करता है। देखो इसको इशू कौन करता है, देखो इससे डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं इस पर, ठीक है। डेबिट नोट को कौन इशू करता है, तो बायर करता है सेलर को, और क्रेडिट नोट को कौन करता है, तो सेलर करता है, ठीक है, सेलर करता है बायर को। पर्पस क्या है डेबिट नोट का, डेबिट नोट का पर्पस ये है कि टू इन्फॉर्म करना सेलर को दैट देयर अकाउंट इज डेबिटेड, ठीक है, यानी कि उसको पैसे देने हैं, ये मेनली बता रहा होता है। और क्रेडिट नोट क्यों इश्यू किया जाता है, कि ये बायर को बता रहा होता है, ठीक है, कि वो जो पैसे बायर को देगा, जो, ठीक है, बायर के जो पैसे बनते हैं तो उसके लिए उसको जो है वो क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। एंट्री क्या डालेगा, ये जो बायर है अपने बुक्स में क्या डालेगा, ठीक है, तो बायर का अकाउंट डेबिट नोट के लिए क्या डालेगा, बायर अपने बुक्स में डालेगा, सेलर अकाउंट को डेबिट करेगा और सेलर क्या करेगा, बायर अकाउंट को क्रेडिट करेगा, ठीक है। उसी तरह से सेम यहाँ पे है। कॉमन सिचुएशन देखो क्या है कि गुड्स रिटर्न्ड बाय द बायर, यानी तो इनवॉइस जो है वो ज़्यादा पैसे चार्ज कर लिया है उसने, तब भी वो डेबिट नोट की ज़्यादा ले लिए हैं भाई पैसे आपने, तो पैसे वापस करो, ज़्यादा ले लिए हैं तुमने पैसे, तो उसको डेबिट नोट इशू करेंगे, ठीक है। और ये एक्नॉलेज करता है कि हाँ भाई मैंने ज़्यादा ले लिए थे, तो ये क्रेडिट नोट के तो मुझे तुम्हें देने हैं, सेलर बोलता है कि मुझे जो है उसे तुम्हें देने हैं, तो क्रेडिट नोट इशू करता है। इफेक्ट क्या आएगा अकाउंट्स पे, तो ये रिड्यूस कर देता है क्रेडिटर को और ये रिड्यूस करता है डेबिटर। मैंने पहले ही बताया इसको बेसिक क्लास में अपने लेक्चर नंबर 1 में कि क्रेडिटर क्या होता है, ठीक है, तो इसे क्रेडिटर जो है हमारा, जिससे हम लोग माल खरीदते हैं, ठीक है, ये हमारा एक लाइबिलिटी है, तो ये कम हो जाता है, ठीक है। और ये जो है क्रेडिट नोट, ये डेटर हमारा असेट है जो हमें पैसे देगा, जिससे हमारे पैसे बनते हैं, जिसने हमसे उधार में माल खरीदे हैं वो हमारा डेटर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंस है, पूरा मैंने एक चार्ट बना करके दे दिया। तो आई होप कि आप सबको फ़ायदा हुआ होगा इससे, ठीक है, इस डाउट से आप सभी का फ़ायदा हुआ होगा। मैंने इसलिए पूरा एक्सप्लेनेशन डाला है ताकि सबका ही इसमें ये हो और इससे एमसीक्यू आराम से इजीली बन सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या इसका कैसे फ्लो होता है। बायर जो है वो स्टार्ट करता है डेबिट नोट से और सेलर जो है उसको रिस्पॉन्ड करता है क्रेडिट नोट से। मान लो कि बायर जो है कस्टमर है, इसने देखा कि गुड्स जो है वो डिफेक्टिव है, यानी तो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर लिया है उसने, सप्लायर ने, तो ये क्या करता है, डेबिट नोट इशू करता है, ठीक है। तो बायर का जो है लायबिलिटी कम हो गया, इसने ऑब्वियसली इसकी जो है लायबिलिटी कम हो गई, क्योंकि इसने क्या किया, या तो ओवर चार्ज कर लिया, ज़्यादा पैसे चार्ज कर लिए हैं, यानी तो ये सामान को रिटर्न कर रहा है। तो सेलर के पास क्या होता है, ये समझता है कि बायर जो है वो मतलब एक्नॉलेज करता है डेबिट नोट को, और ये एक्नॉलेज करता है डेबिट नोट को किससे, तो विथ क्रेडिट नोट को, कि हाँ भाई मुझे तुम्हारे पैसे बनते हैं, मुझे देने हैं, तो इसलिए ये क्रेडिट नोट इशू करता है, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग आगे। अब देखो ये तो हमारा हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि पीवाईक्यू में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं अकाउंट्स के, ठीक है। तो हमने जो लास्ट अपने जो क्लास किए थे, ठीक है, वो हमने किया था लेजर का। अब जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो ट्रायल बैलेंस की क्लास होगी। तो देखो कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। आप देखो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, जो कॉन्सेप्ट है, हमने ऑलरेडी अपने लास्ट क्लास में जो है लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर चुका है, हम लोग डिस्कस ऐसा कर चुके हैं। तो आप ज़रूर इसको देखो कि क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में आ रहे हैं, और हमारे डायरेक्ट डिस्कस किए हुए क्लास से ही क्वेश्चंस उठ करके आ रहे हैं। और आप देखो ट्रायल बैलेंस से ये 2020 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 2020 में लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस जो है सिर्फ एक ही टॉपिक पे, ट्रायल बैलेंस से 4-5 क्वेश्चन आ गए। तो आपको खुद नहीं पता कि किस टॉपिक से, कुछ नहीं पता किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन जो है वो कमीशन पूछ ले। मान लो कि जैसे अभी हम लोग जो है बीआरएस पढ़ाई कर रहे हैं, अगली बार आप देखोगे इस बार बीआरएस से ही 4-5 क्वेश्चन है। इसलिए सारे सब्जेक्ट को जो है, सारे ही टॉपिक को अच्छे से इंपॉर्टेंस दो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से पूरी की पूरी जो है एक कंप्लीट एमसीक्यू करवा करके उसके सारे कॉन्सेप्ट को जो है छूट भी रहे हैं वो भी कवर हो जाए, और अच्छे से समझ में आए कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो पीवाईक्यू एक बार देख लेते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है अबाउट ट्रायल बैलेंस इज करेक्ट, ठीक है।
तो देखो, इट इज़ अ बुक कंटेनिंग डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ एन एंटिटी, इट इज़ अ स्टेटमेंट कंटेनिंग बैलेंस ऑफ द डेटर ऑफ एन एंटिटी, इट इज़ अ स्टेटमेंट कंटेनिंग बैलेंस ऑफ द इतना। तो ये सारे हैं, तो ये मेनली ये क्वेश्चंस मैंने दिखाने के लिए यहाँ पे डाले थे। नेक्स्ट हमारा देखो क्वेश्चन, मैंने नंबर भी डाला हुआ है यहाँ पे, 87 नंबर क्वेश्चन है ये। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेज, देखो ये हमारा किया हुआ है, ये डिस्कस्ड है हमारा। वेजेज जो हम लोग पे करते हैं मशीन के इंस्टॉलेशन के टाइम पे, तो वो किसके अकाउंट में डाला जाता है? वेजेज अकाउंट में, मशीनरी में, इंस्टॉलेशन में, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मैंने आपको ये पहले बताया था कि मान लो कि कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं, जैसे मशीनरी वगैरह ही है, ये सब जो है, इसको जब हम लोग लगाते हैं तो इससे हम लोग, इसका जो फ़ायदा है ये बहुत साल तक हम लोग उठाते रहते हैं। तो जब भी ऐसा होता है तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो जो भी चार्जेस जो हैं, जो भी वेजेज वगैरह, जैसे मान लो कि मशीनरी के इंस्टॉलेशन के टाइम पे दिए वेजेस दिए या फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया, तो ये सब कुछ जाके मशीन के अकाउंट में ही ऐड होगा। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हम लोग करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी खर्च होते हैं वो उसी के अकाउंट में डाला जाता है, क्योंकि उससे जो फ़ायदा है आप ओवर द ईयर्स जो है वो उसका फ़ायदा लेने वाले हो। और वो जो सारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए हो रहे हैं, वो अलग से नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये है। और देखते हैं हम लोग PYQ कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 88 है ये, कि व्हेन आर द करंट लाइबिलिटी जो है वो कब पेएबल होता है। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि करंट है, नाम में ही करंट लाइबिलिटी है, तो ये कौन सा होता है? जो 1 साल के अंदर देना होता है हमें। तो विद इन अ ईयर, आफ्टर 1 ईयर, विद इन 5 ईयर और सब्जेक्ट टू अ कंटिजेंसी। तो विद इन अ ईयर ये है हमारा। ठीक है, करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट यही होता है जो 1 साल के अंदर रियलाइज होने वाला है, यानी तो 1 साल के अंदर पे करने वाला है, उसको कहते हैं हम लोग करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट देखो ये क्या है, इज द टोटल ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड, इज द टोटल डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस का सेम होता है। ठीक है, तो ये देखो ऑप्शंस, ट्रायल बैलेंस है अगेन क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 90, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक इन विच द ट्रांजेक्शंस ऑफ अ बिजनेस यूनिट आर रिकॉर्डेड। किस में रिकॉर्ड किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ना। कौन सा है? तो जर्नल, पहले जो है वो जर्नल होता है। ठीक है, बाद में जो है वो लेजर होता है, फिर वो जाके ट्रायल बैलेंस में जाता है। ठीक है, तो ये भी हम लोग कर चुके हैं हमारे आए हुए देखो क्लासेस से। डायरेक्ट आप देख रहे हो कि कितने क्वेश्चंस जो है उसी से आ रहे हैं। जो भी हम लोग अभी 4 से 5 क्लास किए हैं, लेकिन उससे आपको कितने सारे क्वेश्चंस जो आपको मैच दिखेंगे। तो आप समझ रहे हो इंपॉर्टेंस कि कितने अच्छे तरीके से हर कुछ हम लोग कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं आगे। देखो ये हमारा जो है वो लास्ट जो हमारा क्लास था उसका होमवर्क था। मैंने जो होमवर्क दिए थे, बहुत सारे बच्चों ने जो है वो उसके कमेंट के रिप्लाई किए थे, सबका आंसर बताया था। तो हमारा होमवर्क जो है, चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं और सबके आंसर देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो, उसमें क्या है कि लेजर अकाउंट्स आर प्राइमरली मेंटेन्ड फॉर द पर्पस ऑफ। लेजर अकाउंट का जो है वो क्यों मेंटेन किया जाता है? तो सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, रिकॉर्डिंग एरर्स रिकॉर्ड करने के लिए। दूसरा है क्लासीफाइंग ट्रांजेक्शंस को क्लासीफाई करने के लिए। हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो है प्रिपेयरिंग वाउचर्स, एंड नंबर डी इज आर्काइविंग द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, क्यों करते हैं हम लोग लेजर का, ये लेजर अकाउंट क्यों हम लोग बनाते हैं? तो ये बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है। ये क्या है, क्लासीफाइंग द ट्रांजेक्शंस, इसका आंसर है। ट्रांजेक्शंस को अलग अलग हेड्स में क्लासीफाई करने के लिए हम लोग लेजर खोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। हमेशा इन सब क्वेश्चन पे ध्यान देना जहाँ पे नॉट ट्रू लिखा होता है, क्योंकि बच्चे ट्रू समझ के आंसर कर देते हैं लेकिन होता वो उल्टा है। ठीक है, नॉट ट्रू अबाउट द लेजर, कौन सा जो है सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इज कंटेंड क्लासीफाइड ट्रांजेक्शंस, ये तो करेक्ट है। दूसरा क्या, इट इज प्रिपेयर्ड बिफोर जर्नल, तो ये गलत है ना। सबसे पहले तो जर्नल ही बनता है, जर्नल के बाद लेजर बनता है ना, लेजर बाद पहले थोड़ी बनता है, तो ये इनकरेक्ट है। थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, इफ गुड्स, कितने रुपए का, तो 5,000 रुपये का गुड्स मान लो राम को अगर क्रेडिट पे बेचते हैं तो जो इसकी लेजर में पोस्टिंग क्या होगी? अब बताओ। नेक्स्ट हमारा जो इससे पहले का जो क्लास है उसी से ही है ना ये, तो आप इसको डायरेक्ट बता सकते हो। मैंने कितनी बार डिस्कस किया है इसको। मान लो कि 5,000 रुपये का जो सामान है वो राम को क्रेडिट पे बेचा गया। ठीक है, तो लेजर में क्या पोस्टिंग होगी इसके? देखो यहाँ पे दिए हुए हैं सबके ये। सेल्स अकाउंट का क्या बैलेंस होता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, सेल्स अकाउंट का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो सेल, तो इससे भी समझ सकते हो, तो सेल क्रेडिट में जाएगा। तो अब पहले देखो एलिमिनेशन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो क्रेडिट में सेल कहाँ पर ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी और डी जो है ऐसे ही कट गया, क्योंकि इसमें सेल जो है वो क्रेडिट में है ही नहीं और सेल का बैलेंस जो है वो होता है क्रेडिट होता है। तो अब हमारे पास छठ के क्या ऑप्शंस निकल के आए, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखो अब किसको बेचा जा रहा है, तो राम को बेचा जा रहा है, तो राम का डेबिट होगा ना। यहाँ पे सी में देखो क्या है, कैश अकाउंट, तो कैश की तो बात ही नहीं हो रही है, उधार में सामान बिक रहा है। तो ऐसे भी आंसर को निकाला जा सकता है। मैं और भी ऐसे ही बताऊंगी आपको तरीके बहुत सारे कि एमसीक्यू को सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे एलिमिनेशन से भी आंसर निकल सकता है।
क्वेश्चन नंबर 4 इज विच टाइप ऑफ लेजर कंटेन करता है एक्सपेंस एंड इनकम अकाउंट्स। ये भी हमारा पढ़ा हुआ है, ये पूरा अच्छे से हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या है। जिन्होंने भी क्लास नहीं देखा है प्लीज़ जाओ हमारे सारे लेक्चर्स को देखो अच्छे से, ठीक है। आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। वो कोई नहीं होगा जो अकाउंट्स को इतने शॉर्ट में, इतने कम क्लासेस में पूरी तरीके से इस तरीके से कवर करवाए, कोई नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ, खुद मैं वैसे ही पढ़ाई करती हूँ और मैं वैसे ही समझाती हूँ आपको। खुद स्टूडेंट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने जो है वो, मैं अपने बारे में तो अच्छे से बताऊँगी ही आपको पूरी तरीके से एक डिटेल वीडियो में, बट मैंने शॉर्ट में जो बताया हुआ है कि मैंने पूरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो है सारी स्टेजेस को क्लियर करके मैं एक क्वालिफाइड CA भी हूँ। मैं बैंक में भी काम करती हूँ अभी, एंड मैंने UPSC, क्योंकि मैं UPSC की तैयारी कर रही हूँ मेनली, ठीक है। तो UPSC के मैंने 2022 में प्रीलिम्स में निकाला हुआ था और अभी मैं दे भी रही हूँ उसको UPSC, एंड और साथ साथ मैं चैनल पे भी काम करती हूँ। तो मल्टीपल चीज़ें मैं कर रही हूँ और मैंने बहुत सारे एग्जाम भी निकाले हुए हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मैं एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझती हूँ कि भाई नोट्स में क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होती है, MCQ से दिमाग अलर्ट होता है, क्या क्या चाहिए, तो मैं वही सब यहाँ पर डालती हूँ, ठीक है। तो एक टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से ना डाल के मैं एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डालती हूँ। तो विच टाइप ऑफ लेजर कंटेन एक्सपेंस एंड इनकम अकाउंट्स, तो इसमें क्या है, तो हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। तो कौन है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम लोग क्या डालते हैं, इनकम और एक्सपेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज बैंक अकाउंट इज क्लासिफाइड अंडर, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत बार मैंने डिस्कस किया है इसको, ठीक है। अब तो याद ही हो गई है लग रहा है चीज़ें, मतलब 6 क्लास में ही हम लोग इतनी बार इस चीज़ को रिपीट कर चुके हैं तो याद ही है। बैंक अकाउंट जो है वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या फिर एक्सपेंस अकाउंट है। तो ऑब्वियसली क्या है, ये रियल अकाउंट है, ठीक है। तो देखो इन्होंने जो है आंसर ऑफ द क्लास में ऐसे बोलूँगी, ठीक है। स्नेहा सिंह जो है, देखो ऐसे आंसर किया हुआ है तो ये मुझे समझ नहीं आता ना, क्योंकि ये आप इसको मैच करा लेना फिर करेक्ट है कि नहीं है। अब क्योंकि इन्होंने लिख करके यहाँ पे आंसर किया हुआ है स्नेहा सिंह ने, तो इनके जो है वो सारे ही आंसर जो है वो करेक्ट हैं, ठीक है। तो वेरी गुड स्नेहा। अब हमारे पास अभी डायरेक्टली ऑप्शन तो नहीं है देने का, बट अगर सामने होता तो मैं ज़रूर आपको एक कैडबरी दे रही होती, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग आगे। आज का जो हमारा होमवर्क है वो क्या है, ठीक है। इसके भी आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है आज का होमवर्क, ठीक है। सबसे पहले देखो BRS पे ये होमवर्क मैंने डाले हुए हैं। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चंस रहेंगे आपके होमवर्क के। क्वेश्चन नंबर 1 इज बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज जनरली प्रिपेयर्ड। मैंने आज की क्लास में भी इसको बहुत बार डिस्कस किया है। ऑप्शन नंबर A इज डेली, ऑप्शन नंबर B इज वीकली, C इज मंथली एंड 4th इज एनुअली। कब बनता है BRS, तो आपको ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ अ चेक इशूड इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मान लो चेक इशू हो गया और लेकिन बैंक को अब तक प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो बैलेंस जो है एज पर कैश बुक क्या दिख रहा होगा। देखो इसको हमने इतनी बार डिस्कस किया है, ठीक है। तो आपको ये आंसर जो है बताना है, हायर देन पासबुक, लोअर देन पासबुक, इक्वल टू पासबुक या फिर नन ऑफ दिस, क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज बैंक चार्जेज एंटर्ड बाय द बैंक बट नॉट इन द कैश बुक विल मेक। बैंक चार्जेज जो कि बैंक ने तो जो है वहाँ पे माइनस कर लिए, एंटर कर मतलब रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन कैशबुक में नहीं दिख रहा है। इससे क्या होगा, कैशबुक बैलेंस ज़्यादा दिखेगा, पासबुक बैलेंस ज़्यादा दिखेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा और नन ऑफ दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज डायरेक्ट डिपॉजिट मान लो कि कस्टमर ने किया बैंक अकाउंट में, तो इससे क्या होगा, पासबुक बैलेंस ज़्यादा दिखेगा कैशबुक से, कैशबुक बैलेंस विल बी हायर देन द पासबुक बैलेंस, बोथ बैलेंसेज जो है वो इक्वल दिखेगा और नो इफेक्ट, क्या होगा। देखो दूसरे की हिंदी को लेकर के बहुत लोग ये कर रहे थे कि हिंदी PDF, तो देखो जो क्लासेस होती है तो हिंदी में ही होती है ना क्लासेस, ठीक है। क्लासेस आराम से हिंदी वाले को भी सब कुछ समझ में आ जाएगा, और जो PDF है इसका भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दिया निखिल सर ने, ठीक है। तो क्लासेस की जो PDF थी आपको लास्ट जो है कल वाली वो मिल गई होगी हिंदी में। आई होप कि वो पसंद आ रही होगी आपको। अगर नहीं भी आ रही है तो भाई अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद ही ढूंढ रहे हैं बंदे इसके लिए, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, ठीक है। तो उसमें टाइम लगेगा। अगर इससे काम चला सकते हो तो फिर इससे चला लो अभी फिलहाल। और क्लासेज जो देखो हिंदी में ही होती है और आपको PDF मिल जा रहा है, तो आई थिंक हिंदी वालों का भी जो इशू था वो सॉर्ट हो चुका है बहुत हद तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडजस्टेड वाइल प्रिपेयरिंग BRS। BRS के समय कौन सा एडजस्ट नहीं होता है, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, क्रेडिट सेल जो कि उस मंथ में किया गया, बैंक चार्जेज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। वेरी 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 इजी क्वेश्चन मैं बोलूँगी इसको, ठीक है। इसका तो आप तुरंत ही बता दोगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इज एरर्स इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स मे अपीयर इन ओनली इन कैश बुक, ओनली पासबुक, बोथ कैश बुक और पासबुक दोनों में दिखेगा उसका इफेक्ट, और नन ऑफ दिस, क्या होगा। तो इन 6 के जो आंसर है आपको कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है, कि आंसर जो है क्या होगा। और दूसरा, अभी तक जिसने भी आप लोगों ने में से टेलीग्राम
जो है सब कुछ फॉलो कर ही चुके हो। टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगी। और दूसरा करंट अफेयर को मैं लेके बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि करंट अफेयर जो है वो आएगा, डेफिनेटली आएगा। कुछ समय मैं ले रही हूँ अभी क्योंकि मल्टीपल चीज़ें जो है अभी साथ में चल रही है, लेकिन मैं स्टार्ट करूँगी जल्द ही। और जब भी करूँगी मैं आपको पूरा जितने भी जो है कवरेज एक साल की जो पीछे जा करके जो होती है पूरी करंट अफेयर, मैं सारे बैकलॉग के साथ तैयारी करवाऊँगी, तो टेंशन मत लो। और एक चीज़ सरप्राइज़ ये है आज की क्लास में, चलो मैं आगे दिखाती हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री के मैंने यहाँ पे पीवाईक्यू क्वेश्चंस लिए हुए हैं ईपीएफओ के, ये दिखाने के लिए कि किस टाइप के मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने देखा कि बहुत वेटेज है यार, अच्छा खासा वेटेज है। 6-7 क्वेश्चंस तो मुझे ऐसे दिख गए, इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं हिस्ट्री से। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रिप्रेजेंट द मिलिटेंट नेशनलिस्ट स्कूल से कौन नहीं है, कौन मतलब मेनली जो है वो 1905 के टाइम पे 1905 के समय में जो रिवोल्यूशनरी सब रिवोल्यूशन कर रहे थे, कौन मिलिटेंट थॉट के नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है ऑफ द सिचुएशन, कौन सा जो है सिचुएशन इन द रोतवारी एरिया जो है वो करेक्ट है। रोतवारी सिस्टम होता है एक महलवारी सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये सब मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चंस देखते हैं, फिर मैं आगे बताऊंगी कि मैं ये क्वेश्चंस आपको दिखा क्यों रही हूँ। इन द ईयर 1911 में हु अमंग द फॉलोइंग जो है उसने सोशल सर्विस लीग की जो है स्थापना की, किसने की, आपको किसी को पता है आंसर तो जरूर मुझे बताना। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन का मेंबर कौन नहीं है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कौन सा जो है उसकी प्रोविजन नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है मॉडर्न के हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे इसलिए दिखा रही हूँ कि क्या आपको मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसके क्लासेस चाहिए, मतलब इतने लंबे क्लासेस तो नहीं लूँगी चैप्टर वाइज, मैं सोच रही हूँ उसको 3 से 4 क्लासेस में पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को जो है वो डाल दूँ, लेकिन वो क्लासेस फिर लंबी रहेगी। तो आप किस हिसाब से चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं चैप्टर वाइज डालूँ 2-3 चैप्टर उठा करके, लेकिन क्लासेस जो है आधे घंटे की रहे, या फिर एक मैराथन टाइप के जो होते हैं ना कि 3-4 पार्ट में रहे लेकिन पूरी मॉडर्न हिस्ट्री जो एपीएफओ के लिए खत्म हो जाए। तो आप क्या चाहते हो, मैं सोच रही हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री भी बहुत सारे बच्चे जो उसमें 2-3 बच्चों का ये भी कमेंट आया था कि जैसे मैं ही क्यों पढ़ा रही हूँ सब कुछ। तो मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे खुद का जो करियर का प्रोफाइल है, आप देखो कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं ऑब्वियसली आपको पता है कि अकाउंट्स और ये कॉमर्स में तो एक्सपर्ट आप समझ में आ ही गया होगा आपको, इस वजह से हूँ। दूसरा क्योंकि मैं खुद यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए मुझे सारे जीएस के बारे में पता है, जनरल स्टडीज़ के जितने भी सब्जेक्ट है, तो मेरा खुद का उसमें होल्ड है क्योंकि मैं खुद तैयारी कर रही हूँ, इसलिए मुझे उस पर होल्ड है, ठीक है। तो जो भी बच्चे पूछ रहे हैं कि एक ही कैसे पढ़ा रहे हो, तो उसका आंसर ये है। तो मॉडर्न हिस्ट्री की अगर चाहिए तो ये मुझे ज़रूर बताना कि इसको लेकर के भी मैं सोच रही हूँ कि मैं जो है डाल दूँ, ताकि एक जो कंप्लीट कवरेज जो निखिल सर ने आपको जो प्रॉमिस किया है कि पूरी सारी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी, तो ये भी हमारा हो जाएगा। और मुझे लग रहा था कि मॉडर्न हिस्ट्री से कम क्वेश्चन आते हैं, बट नहीं, इसका वेटेज जो है अच्छा खासा है, ठीक है। तो फिर यही था हमारा आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में जो हमारा जो डिस्कशन होगा वो होगा टाइप ऑफ द एरर। आप देखोगे कि 2023 वाला जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू ईपीएफओ वाला, उसमें टाइप ऑफ एरर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। डेप्रिशिएशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, रिजर्व्स एंड विथ एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये हम लोग अपनी लेक्चर नंबर 8 में देखेंगे, ठीक है। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।